हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है और मैं इस वीडियो सेशन में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ 15 क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। इस 15 क्वेश्चन में ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये आने के चांसेस हैं और ये क्वेश्चन आए भी हुए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपिटिटिव टाइप के होते हैं, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, वो कई बार कई एग्ज़ाम्स में रिपीट करते हैं और ख़ासकर अगर अभी देखा जाए तो अभी कुछ दिन में एमपीपीएससी का डीएसपी रेडियो एग्ज़ाम होने वाला है और जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद सीजीपीएससी डीएसपी रेडियो में सेलेक्ट हुआ हूँ। तो उसमें उसका एक्सपीरियंस ये कहता है कि क्वेश्चंस बहुत सारे एज़ इट इज़ या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिपीट करते हैं। तो मैं वही कॉन्सेप्ट्स को आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको वो हो जाएँगे, एक बार माइंड में सेट हो जाएँगे। उसके सॉल्यूशन भी बताऊँगा, ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये इस सीरीज़ का 4th पार्ट है। इसके पहले और 3 सेशन मैं कर चुका हूँ। वो वीडियो का भी लिंक मैं आपको लास्ट तक मैं दे दूँगा और बीच-बीच में आई बटन में भी आएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इन कंट्रोल सिस्टम्स एक्सेसिव बैंडविड्थ इज नॉट एम्प्लॉयड बिकॉज। क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम का है, वो ये बोल रहा है कि कंट्रोल सिस्टम्स में जो एक्सेसिव बैंडविड्थ है वो नॉट एम्प्लॉयड हम लोग एम्प्लॉयड नहीं करते कि हम लोग एकदम एक्सेसिव बैंडविड्थ ले लें, ठीक है? क्यों नहीं करते? उसका ऑप्शन है कि नॉइस प्रोपोर्शनल होता है बैंडविड्थ से। दूसरा, इट लीड्स टू रो लो रिलेटिव स्टेबिलिटी। तीसरा है इट लीड्स टू स्लोअर रिस्पॉन्स और चौथा है नॉइस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द बैंडविड्थ। तो आपको ये याद रखना है कि जो नॉइस का पावर होता है वो होता है के इंटू टी इंटू बी, जहाँ के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है और बी क्या है, बैंडविड्थ है। तो कहीं ना कहीं नॉइस पावर बैंडविड्थ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम लोग कंट्रोल सिस्टम में अगर हम लोग एक्सेसिव बैंडविड्थ रख दिए, ठीक है, एक्सेसिव बैंडविड्थ रख दिए, तो उससे क्या होगा, एक्सेसिव नॉइस भी आ जाएगा क्योंकि नॉइस इज प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। तो इसीलिए हम लोग एक्सेसिव बैंडविड्थ नहीं रखते। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन होगा, नॉइस इज प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, ठीक। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ गेन, ठीक है, कोई भी सिस्टम का गेन होता है तो द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ गेन फॉर अ सिस्टम इज 40, ठीक है। तो ये बोल दिया है कि गेन फॉर अ सिस्टम उसकी क्रिटिकल वैल्यू 40 है। और वो बोल दिया है कि लेकिन सिस्टम जो ऑपरेट कर रहा है वो 20 गेन पे कर रहा है। मतलब एक सिस्टम है जो ऑपरेट कर रहा है गेन ऑफ 20 पे, लेकिन उसकी क्रिटिकल वैल्यू ऑफ गेन जो है वो 40 है। तो उसकी गेन मार्जिन कितनी होगी? तो आप एक काम करिए, गेन मार्जिन में देखिए जो क्रिटिकल वैल्यू है डिवाइडेड बाय जिसमें ऑपरेट करता है उसको आप कर लीजिए। तो 40 डिवाइडेड बाय 20 कितना होता है? 20, ठीक है। और सॉरी, 40 डिवाइडेड बाय 20 होता है 2, ठीक। और आपको जो कि आंसर डीबी में चाहिए, तो आप 20 लॉग ऑफ 2 की वैल्यू आप रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपका क्रिटिकल वैल्यू दे रखा है, सिस्टम जिस पे ऑपरेट कर रहा है वो दे रखा है, उसको डिवाइड करना है, आंसर 2 आएगा और उसको आपको डीबी में करना है। तो 20 लॉग आप लेना है, 20 लॉग ऑफ 2 मतलब 6 डीबी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर हम लोग ज़ीरो ऐड कर रहे हैं सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन में, याद रखिएगा, पोल्स और ज़ीरो होते हैं किसी सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन में। अगर हम लोग ज़ीरो ऐड कर रहे हैं सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन में, तो उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में क्या इंप्रूवमेंट आता है? ठीक है, इंप्रूवमेंट आता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में, उसको बोलते क्या है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन में अगर हम लोग जीरो ऐड कर देते हैं तो उसका ट्रांजिएंट रिस्पांस में इंप्रूवमेंट आएगा, अच्छी बात है। उसको क्या बोलते हैं? फेस लीड बोलते हैं, फेस लैग बोलते हैं, फेस लैग एंड फेस लीड बोलते हैं, या फेस लीड एंड फेस लैग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है फेस लीड कॉम्पेंसेशन। आपको पता होगा फेस लीड कॉम्पेंसेशन में हम लोग क्या करते हैं, जीरोस ऐड करते हैं, तो उसको बोलते ही एक्चुअली वो है, ठीक। तो फेस लीड कंपोजिशन आपको पता होगा हाई पास फिल्टर की तरह भी एक्ट करता है, फेस लैग लो पास फिल्टर की तरह एक्ट करता है। तो फेस लीड कंपनसेशन का मतलब होता है जीरो ऐड करना सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन में, ताकि उसका ट्रांजिएंट रिस्पांस हो पाए। फेस लैग कंपनसेशन कब करते हैं? जब हम लोग पोल्स ऐड करते हैं, ठीक है। फेस लैग कंपनसेशन कब करते हैं? जब पोल्स ऐड करते हैं। और वो पोल्स क्यों ऐड करते हैं? ताकि हमारा स्टेडी स्टेट एरर अच्छा हो सके। अभी देखिए, एक सिस्टम का दो रिस्पॉन्स होता है। जब वो तुरंत इनिशियली हम लोग लगाते हैं तो
तुरंत जो वाला जो टाइम होता है वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है। और जो एकदम बहुत देर बाद जो उसका रिस्पॉन्स आता है, जो जब स्टेबल हो जाता है, उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स अच्छा हो करके हम पोल्स लगाते हैं, और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स अच्छा हो करके हम ज़ीरो लगाते हैं। तो ज़ीरो लगाने से फेस लीड होता है, और पोल्स लगाने से फेस लैग होता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया मैं, ठीक है? अच्छी बात है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक आइडियल ओपैम्प है। स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको ये देखना है कि स्टेटमेंट वन सही है और स्टेटमेंट टू भी सही है, और स्टेटमेंट टू करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या स्टेटमेंट वन का। ए ऑप्शन दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्या बी। ये बी ऑप्शन है। और सी ऑप्शन स्टेटमेंट वन गलत सही है और टू गलत है, और स्टेटमेंट डी बोलता है कि मतलब वन गलत है और टू सही है। तो इसमें स्टेटमेंट वन क्या बोलता है कि एक आइडियल ओप एम्प है व्हेन यूज्ड टू मेक एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जब इसको हम लोग एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह बनाते हैं, तो उसमें जो दोनों टर्मिनल होते हैं ओप एम्प के, वो सेम पोटेंशियल में होते हैं क्या। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि CMRR ऑफ ओप एम्प इज लो। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है। तो आपको इसका कुछ सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा कि देखिए, एन आइडियल ओप एम्प का जो जब वो इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह बनाते हैं, तो उसका इनपुट टर्मिनल बोथ सेम पोटेंशियल पे होता है कि नहीं। पहले बात तो आपको ये समझना है। और दूसरा स्टेटमेंट है CMRR ऑफ ओप एम्प इज लो होता है कि नहीं। तो स्टेटमेंट टू तो देखिए आपका एकदम एकदम क्लियर है कि CMRR ओप एम्प का या आइडियल एम्पलीफायर का हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, 10^6 होना चाहिए प्रैक्टिकल का। अब आप ये देखिएगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि नहीं, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों स्टेटमेंट वाले जो ये एक और क्वेश्चन है स्टेटमेंट का, ये क्वेश्चन को मैं आपको एज़ अ होमवर्क देता हूँ, ठीक है? आप एक काम करिएगा, ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है या सी या डी है, जो भी है, ठीक है? इतना तो समझ में आ गया कि स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 2 गलत है, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? ये अगर आप देखेंगे, दिमाग लगाएँगे, तो सीधा-सीधा आपको दिख जाएगा कि सी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में तो कहीं है ही नहीं आपका कि स्टेटमेंट 2 गलत हो सकता है। सिर्फ़ एक ही अगर कोई भी एक स्टेटमेंट गलत है, तो सीधा-सीधा आपका आंसर सी या डी होता है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। तो ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क नहीं देता हूँ। आप इसमें मैं बहुत सारा चीज़ बता ही दिया, तो अब और कोई क्वेश्चन पे आपको मैं होमवर्क, तो मैं ये सोचा हूँ कि 1 आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूँगा, और आप उसको उसका जो अगर आंसर होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूँगा, ठीक है? तो चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन तो ख़ैर हो गया। ये वाला क्वेश्चन सी ऑप्शन है, समझ में आ गया होगा। तो आपको स्टेटमेंट 1 भी एकदम क्लियर हो गया होगा कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए वो टर्मिनल को हम सेम पोटेंशियल पे रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका स्टेटमेंट 1 आ गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, अ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। आप सुने होंगे बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी होता है, मोनोस्टेबल भी होता है और अस्टेबल भी होता है। ये 3 टाइप के मल्टी वाइब्रेटर होते हैं। ये क्या बोलता है, अ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जिसको हम कभी स्विच ऑन करते हैं, तो वो क्या ऑन करने के बाद वो क्वासी स्टेबल स्टेट में चला जाता है? फर्स्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि अ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जब उसको ऑन करते हैं तो वो क्वासी स्टेबल स्टेट में चला जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि क्वासी स्टेबल स्टेट ड्यूरेशन इज डिसाइडेड बाय चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर। तो आपको ये समझना चाहिए कि देखिए, एक चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट उसमें दे दूंगा, आप इसका सीधा निकालिएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को रोक देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप नेक्स्ट में, मतलब इसका आंसर आप बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको आंसर बता दूंगा, ठीक है? वो ज़्यादा बेटर रहेगा, कम से कम एक आध क्वेश्चन तो आपको होना चाहिए ना जो आप बना पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉड्यूलेटिंग पावर टू द टोटल पावर एट 100% एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि AM मॉड्यूलेशन होता है, FM होता है, PM होता है, फेस मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये सब तो होते हैं। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये बोल रहा है कि आपका रेशियो क्या होगा मॉड्यूलेटिंग पावर टू द टोटल पावर, और मॉड्यूलेशन कितना हुआ है 100%, मतलब जो म्यू की वैल्यू है वो 1 रखा गया है। तो आपको इसका फॉर्मूला तो आपको पता होगा इसका, अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़े होंगे तो म्यू स्क्वायर बाय 2 प्लस म्यू स्क्वायर होता है, ठीक है?
तो म्यू की वैल्यू 1 है, तो 1/2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 1/3 मतलब 1:3। तो ये जो इसका रेशियो होगा वो डायरेक्टली 1:3 होगा। तो आपको ये फॉर्मूला से निकाल देना है म्यू² 2 प्लस म्यू², ये आपका निकल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी कम्युनिकेशन का है, वो ये बोलता है कि डिटरमाइन द बैंडविड्थ, ठीक है, डिटरमाइन द बैंडविड्थ occupied by sinusoidal frequency modulated carrier for which modulation index is 2.4। देखिए ये ना क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कैरियर को देख के ये समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट हुआ है, इसका मतलब है ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, एफएम है। एफएम के लिए जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो आपका 2.4 है। उसको हम लोग जनरली क्या करते हैं, उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बीटा से। तो बीटा की वैल्यू 2.4 है। अब इसमें बैंडविड्थ निकालना है। बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है, जो कार्सन रूल कहता है बैंडविड्थ का, एफएम का, वो बोलता है 2 इंटू बीटा प्लस 1 एफएम, ठीक है, 2 इंटू बीटा प्लस 1 एफएम। ठीक, अभी मैं लिख के नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास पेन टैब नहीं है। मैं अगले पार्ट से या उसके अगले पार्ट से मैं मेरे पास वो पेन टैब आ जाएगा तो मैं आपको लिख लिख के भी बता दूंगा। अभी आप ऐसे ही समझ लीजिएगा, 2 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू एफ एम होता है। अभी देखिए 2 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू 2.4 है, तो बीटा प्लस 1 मतलब 2.4 प्लस 1 3.4 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3.4 इंटू 2 मतलब 6.8। तो 6.8 एफएम हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सीधा सीधा 6.8 एफएम है। समझ गए आप लोग। ऐसे इजी इजी वाले क्वेश्चन ही आते हैं और ये सारे क्वेश्चन आईईएस के क्वेश्चन हैं, मतलब बड़े बड़े एग्जाम्स के हैं। इसरो के भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिखेंगे। तो ये सारे एग्जाम, ये क्वेश्चन ना बड़े एग्जाम में आए हैं तो कहीं ना कहीं और एग्जाम में रिपीट करेंगे ही, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। और मैं खुद देखा हूँ कि ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं मेरे एग्जाम में और बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है। तो ठीक, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट मल्टीप्लेक्सिंग मेथड डू द कोडेक, कोडेक मतलब आता है कोडर और डिकोडर, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, व्हाट मल्टीप्लेक्सिंग मेथड डू द कोडेक यूज टू ट्रांसमिट टू पीसीएम सिग्नल इन अपोजिट डायरेक्शन ओवर द सेम ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन, देखिए मल्टीप्लेक्सिंग का ना अलग अलग मेथड होता है। एक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जिसको टीडीएम बोलते हैं, एक फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जिसको एफडीएम बोलते हैं, एक कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होते हैं जिसको सीडीएम बोलते हैं, और यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड सेपरेशन मल्टीप्लेक्सिंग भी होता है, ठीक। तो ये चारों मेथड है। अब ये देखिए व्हाट मल्टीप्लेक्सिंग मेथड डू द कोडेक, ये जो कोडेक है वो कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग मेथड यूज करता है टू ट्रांसमिट, ताकि वो दो पीसीएम सिग्नल को अपोजिट डायरेक्शन में सेम ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिट कर पाए। तो उसका आंसर है ए ऑप्शन टीडीएम। ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में ही ऐसा होता है कि आपका देखिए सेम ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, और दोनों को अपोजिट दिशा में करना है, ठीक है, तो वो टाइम अलग अलग टाइम स्लॉट में वो चीज को कर लेगा। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट है आपके सिलेबस में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आता है एग्जाम में। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो अपलिंक, देखिए जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, जब अपन धरती से सिग्नल भेजते हैं तो उसको अपलिंक बोलते हैं, और जो सैटेलाइट से नीचे की तरफ आता है तो उसको डाउनलिंक बोलते हैं। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में दो अपलिंक पावर लेवल, अपलिंक जो पावर लेवल है वो जनरली हाई होता है। अपन जो नीचे से ऊपर भेजते हैं उसकी जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है एज कंपेयर टू पावर लेवल ऑफ द रिसीव, मतलब जो उधर से हम लोग पावर भेजते हैं वो कम होता है। मतलब यहाँ से अपन ज्यादा पावर से सिग्नल भेजते हैं और डाउन लिंक में जो पावर रहता है वो कम रहता है। उसका कारण क्या है, तो उसका कारण तीन चीज लिखा है, अब वो बताना है कि कौन सा सही है। हाई सिग्नल एटीन्यूएशन होता है ड्यू टू फ्री स्पेस लॉस, लिमिटेड अवेलेबल डाउन लिंक पावर है, और फाइनाइट सैटेलाइट डाउन लिंक एंटीना गेन है विच इज डिक्टेटेड बाय द रिक्वायर्ड कवरेज एरिया। तो आपको ये चीज को याद रखना है। देखिए इसमें क्या है कि हम लोग अप लिंक को ज्यादा रखते हैं डाउन लिंक के कंपैरिजन में। इसका तीनों आपको कारण देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हाई सिग्नल अटेन्यूएशन, देखिए फ्री स्पेस लॉस होता है ना, मतलब जैसे अपन हवा में भेजते हैं तो उसमें फ्री स्पेस में लॉस हो जाता है, तो वहाँ हाई सिग्नल अटेन्यूएशन होगा फ्री स्पेस लॉस के कारण। लिमिटेड अवेलेबल डाउनलिंक पावर है क्या, क्योंकि ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, सैटेलाइट में हम उतना पावर वो नहीं कर सकते, जनरेट नहीं कर सकते जितना हम लोग ग्राउंड
अर्थ स्टेशन में कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि लिमिटेड अवेलेबल डाउनलिंक पावर होता है। थर्ड ऑप्शन भी सही है क्योंकि फाइनाइट सैटेलाइट डाउनलिंक एंटीना गेन, जो सैटेलाइट में एंटीना लगा हुआ है उसका भी एक गेन ना फाइनाइट हो सकता है। भाई आप कुछ भी जैसे गेन को बढ़ाना है कम जाना है करना है तो आप सैटेलाइट में थोड़ी उधर चेंज कर पाओगे, अर्थ स्टेशन में कर लोगे। तो वहां पे अपन फाइनाइट रहता है, यहाँ पे अपन जितना भी चाहें उतना अपन जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए फाइनाइट सैटेलाइट डाउनलिंक एंटीना गेन होता है, जिस विच इज डिक्टेटेड बाय रिक्वायर्ड, जितना कवरेज एरिया रहता है उतना वो गेन रखते हैं, तो इसलिए वो फाइनाइट रहता है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो एकदम आपको सही है, और फर्स्ट ऑप्शन भी सही है क्योंकि सिग्नल एटेन्यूएशन बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है फ्री स्पेस लॉस के कारण, इसीलिए यहाँ से हम लोग जो भेजते हैं वो हमारा हाई रहता है, मतलब ज़्यादा पावर को भेजते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन डी है, 1, 2 एंड 3 बिल्कुल तीनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि विद द इंक्रीज ऑफ रिवर्स बायस इन पीएन डायोड में आ गए हम लोग। अगर हम लोग पीएन जंक्शन डायोड लेते हैं, ठीक है, एक पीएन जंक्शन डायोड लेते हैं, तो उसका उसमें अगर हम लोग रिवर्स बायस को बढ़ाते चले जाते हैं, देखिए पीएन जंक्शन डायोड दोनों बायस में काम करता है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में अगर आप करंट वोल्टेज को आप बढ़ाते जाएंगे तो वहां से करंट फ्लो भी ज्यादा होता चला जाता है। लेकिन अगर ये बोल रहा है कि विद द इंक्रीज ऑफ रिवर्स बायस इन पीएन डायोड, अगर पीएन जंक्शन डायोड में रिवर्स बायसिंग किया गया है तो, और उसको आप बढ़ा रहे हो, रिवर्स बायसिंग को बढ़ा रहे हो, तो रिवर्स करंट पे क्या असर पड़ेगा? तो आपको याद रखना चाहिए कि जब फॉरवर्ड बायस में हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग को बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, लेकिन रिवर्स बायस मतलब पीएन जंक्शन ओपन, जो डायोड है वो ओपन सर्किटेड है, और ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता। जो करंट फ्लो होता है थोड़ा मोड़ा जो भी रिवर्स में फ्लो होता है उसको हम लोग सैचुरेशन करंट बोलते हैं, और सैचुरेशन का मतलब ही होता है कि वो सैचुरेट हो जाता है, मतलब जो रिवर्स करंट होता है उसको हम लोग सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं। उसका मतलब ये है कि वो इस पे नहीं डिपेंडेंट है कि आप रिवर्स बायसिंग बढ़ा रहे हो, वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो जाता है। इसलिए रिवर्स बायस के बढ़ाने से आपका रिवर्स करंट में कोई असर नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर है रिमेन्स कांस्टेंट। एकदम याद रखेगा, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस चीज को याद रखेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अब बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है, अब बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, उसको फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं क्यों? तो आपको पता होगा, अभी मैं थोड़ी देर पहले मल्टी वाइब्रेटर का एक एग्जाम बताया भी था कि मल्टी वाइब्रेटर तीन प्रकार का होता है, ए स्टेबल, बाई स्टेबल और आपका मोनोस्टेबल। तो क्या होता है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में, हम लोग क्या होता है जो मोनो मतलब होता है सिंगल, तो सिंगल मोनो स्टेबल मतलब एक ही स्टेबल स्टेट होता है ना, जैसे मल्टी वाइब्रेटर में जैसे बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में दो स्टेबल स्टेट होते हैं, 0 और 1, ठीक, ये दो स्टेबल स्टेट हैं, या तो वो 0 में रहेगा या तो 1 में रहेगा, दो स्टेबल स्टेट। अस्टेबल स्टेट मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में क्या होता है, सिर्फ एक ही स्टेबल स्टेट होता है, या तो 1 रहेगा या तो 0 रहेगा, और दूसरा स्टेबल क्वासी स्टेबल हो जाता है, मतलब वो भले जैसे अपन मान लीजिए 0 में है, उसको अपन एक्साइट किए तो वो जाएगा क्वासी स्टेबल में और फिर अपने आप वो वापस अपने स्टेट में आ जाता है, तो वो मोनोस्टेबल होता है। और बाई स्टेबल में क्या होता है कि दो स्टेट होते हैं, और अस्टेबल में तो दोनों कोई स्टेबल स्टेट होता ही नहीं है, वो क्वासी स्टेबल ही होता है, अपने आप 0 से 1 जाएगा, 1 से अपने आप 0 में आ जाएगा और फिर अपने आप चेंज होता चला जाएगा। तो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को क्यों यूज करते हैं, देखिए दो स्टेबल स्टेट है 0 और 1, तो ऑब्वियसली जहां 0 और 1 है और स्टेबल है, तो वहां हम लोग उसको स्टोर करा सकते हैं 0 और 1 को, तो वो मेमोरी के काम आता है, इसलिए इसका आंसर है मेमोरी एंड टाइमिंग सर्किट। बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को जनरली मेमोरी और टाइमिंग सर्किट के लिए यूज किया जाता है। मेमोरी का मतलब होता है स्टोर करना, तो स्टोर तभी कर पाएगा जब वो स्टेबल स्टेट होगा, या तो 1 को स्टोर करा पाएगा या तो 0 को स्टोर करा पाएगा, तो वो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन टू आइडेंटिकल स्टेजेस विथ अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एच आर कास्केडेड। अब ये सब एनालॉग का क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, कि देखिए क्या होता है कि एक एम्पलीफायर होता है, ट्रांजिस्टर होता है, उसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग दो आइडेंटिकल एम्पलीफायर को, दो आइडेंटिकल स्टेजेस बोल रहा है, तो दो आइडेंटिकल स्टेज के एम्पलीफायर को हम लोग कास्केड कर रहे हैं, तो उसका जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा ना, जैसे एक का मान लीजिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एच है, दूसरे का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एच है, तो ओवरऑल जो जब दोनों को कास्केड कर दिया तो ओवरऑल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो आपका इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअली एफ एच स्टार इज इक्वल टू एफ एच इंटू
अंडर रूट ऑफ 2 टू द पावर 1 बाय n माइनस 1 होता है। ठीक है? आपको ये फ़ॉर्मूला आपको पता होगा, अभी मैं लिख के नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आपको याद होगा एफएच स्टार का होता है एफएच इंटू अंडर रूट ऑफ 2 टू द पावर 1 बाय n माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल आपको इतना बड़ा फ़ॉर्मूला लेके आपको सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। सीधा से आपको याद रखिएगा कि जब 2 आइडेंटिकल स्टेज होते हैं, तो आंसर होता है 0.64, ठीक है? मतलब 2 फ्रीक्वेंसी को आप मल्टीप्लाई जब कर रहे हो एफएच और वो दूसरा, तो आपको क्या करना है 2 टू द पावर 1 बाय n मतलब 2 टू द पावर हाफ माइनस 1, ठीक है? तो अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1, ठीक है? तो अंडर रूट ऑफ 2 मतलब होता है अंडर रूट ऑफ 2 तो 1.4 कुछ होता है, उसको आप माइनस 1 करके 0.4 उसका फिर अंडर रूट करना होगा, तो वो 0.64। तो वैसे मैं आपको बता रहा था कि देखिए हाँ, इस वैल्यू को ना एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है? इसको वैल्यू को याद कर लीजिएगा, जब 3 होता है तो शायद 0.5 होता है, 2 होता है तो 0.64 होता है। एकदम ये क्वेश्चन एज़ इट इज़ आता है एग्ज़ाम में, इसलिए एज़ इट इज़ याद रखना है कि 2 आइडेंटिकल एम्पलीफायर को अगर आप कास्केड कर दिए तो ओवरऑल जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, वो कितना होगा? तो वो 0.64 आपका हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा इनटू मल्टीप्लाई, ठीक है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट मेरे ख्याल से लास्ट 3 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है? तो स्टार्ट कर ये क्वेश्चन है लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर कैन बी इम्प्रूव बाय। देखिए एक आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है, होता है ना एम्पलीफायर जो होता है उसको अपन अलग अलग टाइप से कपलिंग करते हैं, तो ये आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है, ठीक है? फिक्स्ड कपल्ड एम्पलीफायर भी होता है, ठीक है? तो वैसे डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर भी होता है, तो ये वाला ये किसकी बात कर रहा है कि अगर आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है, ठीक है? आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है, तो उसका जो लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, वो आपका इम्प्रूव कैसे हो सकता है? आपको पता होना चाहिए कि एक आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का जो गेन होता है, वो लो फ्रीक्वेंसी में कम होता है, हाई फ्रीक्वेंसी में कम होता है और मिड फ्रीक्वेंसी में एकदम अच्छा होता है, मीडियम कांस्टेंट होता है। तो ये पूछना चाह रहा है कि एक आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में लो फ्रीक्वेंसी जो रिस्पॉन्स जो गंदा होता है, खराब होता है, गेन कम हो जाता है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो आपको पता होगा कि जो वैल्यू होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, वो जैसे 1 बाय 2 पाई आरसी होता है, ठीक है? तो अगर आप जैसे या फिर आपको ये पता होगा कि जैसे मान लीजिए आरसी एम्पलीफायर आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है, तो कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है 1 बाय 2 पाई इंटू एफ सी, 1 बाय 2 पाई एफ सी, ठीक? तो अगर आप सी को जितना बढ़ाएंगे उतना एक्स सी कम होगा। ऑब्वियसली अगर आप क्या बोलते हैं, क्या बता रहा था, एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई एफ सी होता है, तो अगर 1 बाय 2 पाई एफ सी है, अगर सी की वैल्यू को अगर आप बढ़ाते चले जाते हैं तो एक्स सी की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब रिएक्टेंस की वैल्यू कम हो जाना, मतलब वो शॉर्ट सर्किट हो जाना, ठीक है? तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तभी तो उसका इफेक्ट कम होगा ना, हमारा सिग्नल जा पाएगा। अगर वो ओपन सर्किट हो जाएगा तो सिग्नल ही नहीं जाएगा, तो गेन तो हमारा कम होगा ही। तो हमको क्या करना है, इसको शॉर्ट सर्किट करना है। तो शॉर्ट सर्किट करने के लिए हम लोगों को एक्ससी की वैल्यू को कम करना होगा, मतलब सी को बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है देखिए, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ बाईपास कैपेसिटर एंड कपलिंग कैपेसिटर। तो ये ऑप्शन एकदम सही होगा कि अगर हम लोग बाईपास कैपेसिटर और कपलिंग कैपेसिटर की वैल्यू को बढ़ा दिए, तो क्या होगा कि एक्ससी की वैल्यू कम हो जाएगी, जिससे वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपका जो गेन है वो आपका इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बैंडविड्थ ऑफ ट्यून्ड एम्पलीफायर। अब आपको पता होगा कि एम्पलीफायर ट्यून्ड भी होता है, अपन पर्टिकुलर किसी फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए अपन ट्यूनिंग करते हैं, तो वो ट्यून्ड एम्पलीफायर कहलाता है। तो अगर आपको मालूम होगा कि ट्यून्ड एम्पलीफायर का बैंडविड्थ बढ़ाना है, अब देखिए ट्यून्ड एम्पलीफायर क्या होता है, उसका बैंडविड्थ कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि भैया ट्यून्ड करना है, मतलब किसी एक जैसे अपन रेडियो वेडियो चलाते हैं मोबाइल में, तो किसी एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं। तो भैया किसी एक फ्रीक्वेंसी पे ना ट्यून करते हैं कि पूरा फ्रीक्वेंसी रेंज पे करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी पे, तो ऑब्वियसली उसका बैंडविड्थ है वो कम हो जाएगा। तो अब क्या है, ट्यून्ड एम्पलीफायर का बैंडविड्थ को बढ़ाना है बाई चांस आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसमें ऑप्शन है कि आपको ट्यून्ड सर्किट लगाना पड़ेगा इंडक्टेंस का विथ हाई क्यू फैक्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि एफ बैंडविड्थ होता है, उसका फॉर्मूला होता है इज बैंडविड्थ इज इक्वल टू एफ नॉट बाय क्यू, ठीक है?
एफ नॉट मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप ट्यून करना चाहते हो, तो एफ नॉट बाय क्यू। तो अगर ये बोल रहा है हाई क्यू फैक्टर, अगर क्यू फैक्टर अपन बढ़ा दें, क्यू को बढ़ा दें, तो बैंडविड्थ इक्वल टू एफ नॉट बाय क्यू है, तो अगर क्यू को बढ़ा दें तो बैंडविड्थ कम हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन है ट्यून्ड सर्किट लगा दीजिए इंडक्टेंस वाला। सेकंड बोल रहा है कि डबल ट्यून्ड लगा दीजिए विथ टू ट्यून्ड सर्किट कपल्ड बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस, आप ये भी कर सकते हैं। और तीसरा बोल रहा है कि आप स्टैगर्ड ट्यून्ड लगा दीजिए, बहुत सारे ट्यून्ड लगा दीजिए इन विच डिफरेंट ट्यून्ड सर्किट होंगे, तो उसको आप क्या। तो ये बिल्कुल आपका इसका ऑप्शन जो इसका आंसर है वो ये है 2 एंड 3, कि आप ना डबल ट्यून्ड करिए, तब जाके आपका ये जो वो है वो आपका बैंडविड्थ। देखिए ट्यून्ड एम्पलीफायर तो पहले ही है, अब इसको आपको इम्प्रूव करना है ना, तो इम्प्रूव करने के लिए आपको डबल ट्यून में जाना पड़ेगा, स्टैगर ट्यून में जाना पड़ेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी है 2 एंड 3, जिसमें आपको डबल ट्यून और स्टैगर ट्यून बोल रहा है। ठीक, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है एक एम्पलीफायर का, which resistive negative feedback has two poles in the left half of a plane। ठीक है, अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एम्पलीफायर है जिसका रेजिस्टिव नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है, और जिसका जो पोल्स हैं वो लेफ्ट हाफ ऑफ प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है, उसका जो पोल्स है वो लेफ्ट हाफ में लाई करता है, तो क्या वो सिस्टम एम्पलीफायर विल ऑलवेज बी अनस्टेबल एट हाई फ्रीक्वेंसी, विल बी स्टेबल एट ऑल फ्रीक्वेंसी, मे बिकम अनस्टेबल डिपेंडिंग अपॉन फीडबैक, और विल ऑसिलेट एट लो फ्रीक्वेंसी, क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर अगर आप देखें तो क्या बोलते हैं, इसका सही आंसर है ये कि अगर पोल्स लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में अगर लाई करता है, तो सारे के सारे पोल अगर लेफ्ट हाफ में अगर आ जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो जो सिस्टम होगा उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स अच्छा होगा, वो बहुत स्टेबल सिस्टम भी होगा, वो बहुत जल्दी आपका डिके हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, मतलब आपका कोई भी ऑसिलेशन नहीं होगा। देखिए क्या होता है कि जो पोल्स होते हैं वो जितना इमेजिनरी एक्सिस के पास आते चले जाते हैं उतना ऑसिलेशन बढ़ता चला जाता है, और जैसे वो राइट हैंड साइड में चले जाते हैं तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाते हैं। तो ये सिस्टम जो है वो लेफ्ट हाफ में है, वो तो लेफ्ट हाफ में है तो ऑसिलेशन भी कम रहता है लेफ्ट हाफ अगर प्लेन में है, तो इसलिए ये सिस्टम बिल्कुल स्टेबल है, हर फ्रीक्वेंसी में स्टेबल है जब तक इनका पोल आपका लेफ्ट हाफ में है। ठीक है, तो ये तो सीधा बोल दिया कि पोल्स लेफ्ट हाफ में है, तो इसलिए इसका आंसर सीधा सीधा है कि ये स्टेबल है एट ऑल फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी में ये स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये मैं आज 15 क्वेश्चन डिस्कस किया, जिसमें एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दिया हूँ, वो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और उसका सॉल्यूशन देखने के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको टाइम देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट जब मैं इसका वीडियो को लेके आऊँगा, तब आपको उसका सॉल्यूशन बता के फिर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। आई होप अभी तक जैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे को, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे को चैनल पे कमेंट भी कर रहे हैं, पर्सनल भी मेल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर ये सीरीज को कंटिन्यू करिएगा, ये क्वेश्चंस काम के हैं। और देखिए सीधा सीधा बात बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल काम के हैं, ये क्वेश्चन से ही डिस्कस मतलब ये प्रैक्टिस कर करके, ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर करके आज मेरा भी खुद का सिलेक्शन डीएसपी रेडियो में फर्स्ट रैंक पे हुआ है। तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही मैं ये सारे क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ। आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम बिल्कुल यूटिलाइज है। आप जब जितना क्वेश्चन आप बनाएंगे ना, मैं एक अपना वो बता रहा हूँ कि जितना आप क्वेश्चन बनाएंगे उतना ही आपको एक एज मिलते जाएगा दूसरों के कंपैरिजन में। आप सिर्फ थ्योरी पढ़ना जरूरी है वो कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन सिर्फ थ्योरी के दम पे आप कभी भी कोई एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, इतना लिख के ले लीजिए। सिर्फ थ्योरी के दम पे जितना आप क्वेश्चन बनाएंगे ना थ्योरी के बाद, उतना आपका कॉन्सेप्ट और निखार आता जाएगा, उतना आपको एज मिलते जाएगा दूसरों के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपको एक मतलब 10 सेकंड नहीं लगेगा सीधा ऑप्शन टिक करने में, और आप दूसरे क्वेश्चन में चले जाएंगे। तो आपका जो 50 सेकंड है ना, 1 मिनट का अगर मान लीजिए टाइम मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, तो 50 सेकंड बच जाएंगे। तो वो अगर कोई टफ क्वेश्चन होगा जो आपको जिसमें डाउट है, उस क्वेश्चन में ये फायदा हो जाएगा। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को जुड़े रहिए इस चैनल के साथ भी, और ऐसे ही वीडियोस के साथ। आप कोई भी वीडियो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। आप मेरे को डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं, उस टाइप का मैं वीडियो कोशिश करूंगा लेके आने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे। सभी को जय हिंद, जय भारत।